सोचिए, एक ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आप पर निर्भर है। मतलब हर साल 800 करोड़ रुपए का एक तय बजट सीधा आपकी तरफ से वहां जा रहा है। हाँ, और इसके बावजूद उस छोटे देश का प्रधानमंत्री आपके देश के एक शीर्ष राजनयिक से मिलने से अचानक मना कर देता है। बिल्कुल, बिना किसी स्पष्ट कारण के, बस एक सीधा इनकार कि भाई मैं इनसे नहीं मिलूंगा। और देखिए, कूटनीति की दुनिया में यह कोई मामूली बात नहीं है। जब एक देश दूसरे की आर्थिक जीवन रेखा हो और फिर भी उसे इस तरह का सीधा कूटनीतिक झटका मिले, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। सही कहा। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी घटना की पूरी तह तक जाने वाले हैं। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ अपनी एक बेहद अहम बैठक अंतिम समय में रद्द कर दी। और आज हमारा मकसद ये समझना है कि नेपाल ने इतना आक्रामक कदम क्यों उठाया। इसके पीछे नेपाल की घरेलू राजनीति और वो जो ग्रेटर नेपाल का नक्शा है ना, उसका क्या खेल है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर हम चर्चा करेंगे वो ये है कि क्या भारत का अपने पड़ोसियों के प्रति बहुत ज्यादा उदार रवैया, जिसे कई लोग सॉफ्ट स्टेट की छवि भी कहते हैं, क्या अब वो खुद भारत के ही खिलाफ जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इस घटना को सिर्फ एक मीटिंग के रद्द होने तक सीमित रखना एक बहुत बड़ी भूल होगी। कूटनीति में हर कदम एक संकेत होता है। तो चलिए उसी बिंदु से शुरू करते हैं जहां से ये पूरा विवाद सतह पर आया। नेपाल के पीएम बलेन्द्र शाह का ये कहना था कि वो भारत के विदेश सचिव से नहीं मिलेंगे। उनकी शर्त थी कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से ही मिलेंगे जो उनके समान दर्जे का हो। मतलब अगर बात करनी है तो सीधे भारत के प्रधानमंत्री ही आए। हाँ, मतलब पहली नजर में देखने पर तो ये किसी के स्वाभिमान का मामला लग सकता है, लेकिन क्या कूटनीतिक ढांचे में इस मांग का कोई आधार है? मैं सोच रही थी कि क्या ये सामान्य है। इसका जवाब समझने के लिए ना हमें कूटनीतिक प्रोटोकॉल को गहराई से देखना होगा। भारत के विदेश सचिव और इस मामले में विक्रम मिश्री कोई साधारण सरकारी कर्मचारी नहीं है। कूटनीतिक बैठकें होती हैं तो विदेश सचिव हमेशा उस कक्ष में मौजूद होते हैं। मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का चेहरा है। एकदम सही। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ये एक पूरी तरह से स्थापित प्रक्रिया है कि किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश के विदेश सचिवों से मिलता है, क्योंकि असली नीतियां वही तैयार करते हैं। तो मतलब ये मांग कूटनीतिक रूप से पूरी तरह बेतुकी थी। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी बड़ी इन्वेस्टर कंपनी का कोई टॉप रीजनल डायरेक्टर पैसे देने जा रहा हो, और किसी छोटी कंपनी का सीईओ उससे मिलने से मना कर दे कि नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे ग्लोबल सीईओ से ही बात करूंगा, वो भी तब जब सारा पैसा वही डायरेक्टर दे रहा हो। कूटनीति में जब आप स्थापित माध्यमों से बात करने से इनकार करते हैं तो आप दरअसल उस पूरी संस्थागत प्रक्रिया को खारिज कर रहे होते हैं। बलेन्द्र शाह का ये कदम कूटनीतिक शिष्टाचार का सीधा उल्लंघन था। लेकिन जो बात मुझे इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा उलझा रही है वो है आर्थिक वास्तविकता। हमने जो सोर्सेज में आंकड़े देखे हैं वे किसी भी तर्क से इस आक्रामकता को सही नहीं ठहराते। बिल्कुल, आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कहते हैं। भारत सरकार हर साल नेपाल को अपने बजट में करीब 800 करोड़ रुपए का सीधा आवंटन करती है, और ये कोई कर्ज नहीं है, ये पूरी तरह से सहायता है। हाँ, और जरूरत पड़ने पर 120 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त मदद भी दी जाती है। और भूकंप जैसी आपदाओं में तो भारत सबसे पहले पहुंचता है। देखिए, आप जिस आर्थिक पहलू की बात कर रही हैं ना, उसकी गहराई इससे भी कहीं ज्यादा है। नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था की बुनियाद ही भारत पर टिकी है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा मुद्रा पेगिंग के सिद्धांत को देखना होगा। पेगिंग, थोड़ा इसे आसान भाषा में समझते हैं, इसका सीधा मतलब क्या है? हाँ, तो इसका मतलब यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई नेपाल की करेंसी को सीधा बैकअप देता है। नेपाली रुपए का मूल्य भारतीय रुपए के साथ एक फिक्स्ड रेट पर जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो अगर कल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भारी उतार चढ़ाव आता है तो नेपाली रुपया गिरेगा नहीं? एकदम सही, क्योंकि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था एक शॉक एब्जॉर्बर यानी झटके सहने वाले कुशन की तरह काम कर रही है। भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार के बल पर उसे स्थिर रखा हुआ है। क्या बात करें, मतलब अगर आरबीआई ये पेगिंग हटा लिए तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो नेपाल की अर्थव्यवस्था रातों रात धराशायी हो सकती है। वहां श्रीलंका जैसी भयंकर महंगाई आ सकती है। रुकिए, अगर भारत के पास इतनी बड़ी ताकत है, अगर हम सचमुच नेपाल की अर्थव्यवस्था का प्लग अपने हाथ में पकड़े हुए, तो फिर नेपाल इतना मुखर कैसे हो सकता है? यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। कोई भी समझदार नेता उस हाथ को क्यों काटेगा जो उसे खाना खिला रहा है? अगर नेपाल इस तरह का बर्ताव कर रहा है तो भारत ये प्लग खींच क्यों नहीं देता?
यहीं पर भू राजनीति का सबसे बड़ा पेंच फंसता है। नेपाल इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत कभी वो प्लग नहीं खींचेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? कूटनीति में इसे स्ट्रेटेजिक बफर स्टेट का फायदा उठाना कहते हैं। नेपाल भारत और चीन के बीच एक बहुत ही अहम सीमा पर स्थित है। भारत की सुरक्षा के लिए एक स्थिर नेपाल का होना बेहद जरूरी है। मतलब नेपाल ये जानता है कि वो भारत के लिए टू बिग टू फेल है। बिल्कुल। नेपाल का नेतृत्व जानता है कि अगर वहां आर्थिक पतन हुआ तो अराजकता फैलेगी। इसका सीधा असर यह होगा कि लाखों शरणार्थी खुली सीमा से भारत में प्रवेश करेंगे। और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। हाँ, और सबसे खतरनाक बात यह होगी कि चीन इस अस्थिरता का फायदा उठाकर नेपाल में पूरी तरह से घुसपैठ कर लेगा। इसलिए भारत की मजबूरी है नेपाल को बचाए रखना। और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर वे इस तरह के कूटनीतिक झटके दे पाते हैं। एकदम सटीक। इसी सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करके वे भारत को आंखें दिखाते हैं। ये तो ब्लैकमेल करने जैसा हो गया है ना। लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि एक नेता अपने ही देश के भविष्य के साथ इतना बड़ा जुआ क्यों खेलेगा। जब मैंने सोर्सेज में नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह के बैकग्राउंड को पढ़ा तो मुझे थोड़ा सुराग मिला। हाँ, उनका बैकग्राउंड काफी दिलचस्प है। राजनीति में आने से पहले वो एक रैप स्टार रह चुके हैं, युवाओं में उनका बहुत क्रेज है और वो एक विद्रोही छवि के साथ सत्ता में आए हैं। देखिए, सब आप एक रैप स्टार की लोकप्रियता के सहारे कुर्सी तक पहुंचते हैं तो एक समय बाद आपको ठोस नतीजे देने पड़ते हैं। आज नेपाल गंभीर बेरोजगारी से जूझ रहा है। वहां उद्योग धंधे लगभग न के बराबर हैं। और वैश्विक अर्थव्यवस्था का संकट भी तो है। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है उसका असर पूरी दुनिया पर है। बिल्कुल। जब जर्मनी और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं तो नेपाल इस झटके को कैसे सहेगा? तो मतलब जब किसी नेता के पास अपनी जनता को देने के लिए रोजगार नहीं होता तो वो क्या करता है? वो राजनीति के सबसे पुराने हथियार का इस्तेमाल करता है। ध्यान भटकाना, राष्ट्रवाद भड़काना और किसी बाहरी देश को विलन बनाना। यानी अगर घर में समस्या है तो पड़ोसी के घर की बाउंड्री वॉल पर झगड़ा शुरू कर दो ताकि घर वालों का ध्यान मुख्य समस्याओं से हट जाए। हाँ, और नेपाल के मामले में वो पड़ोसी भारत है। ये बात उस एक तथ्य से पूरी तरह साबित हो जाती है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। बलेन्द्र शाह जब प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे तब उनके ऑफिस में एक बहुत ही विवादास्पद नक्शा लगा होता था। वो ग्रेटर नेपाल का नक्शा? बिल्कुल। उस नक्शे में भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और यहाँ तक कि सिक्किम के बड़े हिस्सों को नेपाल का बताया गया है। ये ग्रेटर नेपाल का नैरेटिव कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ये मुख्यधारा की राजनीति का केंद्र बन गया है। नेपाल के राजनेताओं में अब एक होड़ सी लग गई है कि कौन भारत के खिलाफ कितना कड़ा बयान दे सकता है। ये तो पूरी तरह से एक कृत्रिम राष्ट्रवाद है ना, जो अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए खड़ा किया गया है। लेकिन क्या इसका असर जमीन पर भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसी नक्शे वाली राजनीति का असर है कि नेपाल अब लिपुलेख पास पर अपना आधिकारिक दावा ठोक रहा है। हाँ, लिपुलेख पास विवाद। और मैंने पढ़ा कि इसी वजह से एक बहुत पुरानी सांस्कृतिक परंपरा को भी रोक दिया गया है। 1954 से जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा चल रही थी उसे भी नेपाल ने रोक दिया है। देखिए, लिपुलेख सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत, नेपाल और चीन का ट्राई जंक्शन है। यहाँ पर नेपाल का दावा करना सीधा चीन को फायदा पहुंचाने जैसा है। और यहाँ पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा खटकती है वो है भारत का रिस्पॉन्स। भारत का रिस्पॉन्स बहुत नरम रहा है। हाँ, मतलब जब कोई देश आपकी जमीन पर दावा कर रहा है, आपकी पुरानी तीर्थयात्रा रोक रहा है, तो आप एक कड़े विरोध की उम्मीद करते हैं। लेकिन भारत ने सिर्फ ये कहा कि नेपाल के साथ तो हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है और कई नेपाली नागरिक भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं। दरअसल भारत आज भी 1950 की उस शांति और मित्रता संधि के लेंस से नेपाल को देखता है, जहां खुली सीमाएं और सांस्कृतिक जुड़ाव सबसे ऊपर थे। लेकिन क्या अब ये लेंस पुराना नहीं पड़ गया है? यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जरा चीन की तरफ देखिए। अगर 3000 साल पहले कोई जमीन उनकी थी तो आज वो उस पे आक्रामक दावा ठोक देते हैं। हाँ, चीन का रवैया पूरी तरह से अलग है। और दूसरी तरफ भारत है, जिसके छोटे पड़ोसी देश खुद भारत की जमीन पर अपना दावा ठोक रहे हैं और हम उन्हें बस सांस्कृतिक संबंधों की याद दिला रहे हैं। आपका ये पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक बहुत गहरी बहस की तरफ ले जाता है, जिसे सॉफ्ट स्टेट का सिद्धांत कहा जाता है। सॉफ्ट स्टेट? हाँ, भले ही खुद को आंतरिक रूप से एक शक्तिशाली देश माने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषकर पड़ोसियों के बीच उसकी छवि अभी भी एक सॉफ्ट स्टेट
यानी नरम देश की है। और ये बात सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। अगर हम सोर्सेज में दिए गए बांग्लादेश के उदाहरण को देखें तो बात एकदम साफ हो जाती है। बिल्कुल, वहां भी स्थिति कुछ ऐसी है। भारत ने बांग्लादेश में रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मदद की। पानी को लेकर, पारगमन मार्गों को लेकर बांग्लादेश भारत पर बहुत ज्यादा निर्भर है। लेकिन जब वहां मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार आई तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को लेकर भड़काऊ बयानबाजी हुई और अवैध इमिग्रेशन पर, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, उस पर कोई मदद नहीं मिल रही। यही तो सॉफ्ट स्टेट की असली पहचान है। कूटनीति में एक नियम होता है, परिणामों का डर। परिणामों का डर। हाँ, मतलब अगर आप किसी देश के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कोई गंभीर नुकसान उठाना पड़ेगा। पड़ोसी देशों को लगता है कि वे भारत का विरोध करेंगे तो इसके कोई रिपरकशंस नहीं होंगे। उन्हें पता है कि भारत उनके प्रोजेक्ट्स को फंड करता रहेगा। लेकिन इसके पीछे एक और पहलू है जिस पर चर्चा बहुत कम होती है, हमारी वैश्विक छवि। आप किस छवि की बात कर रही हैं? जब कोई देश ये तय करता है कि उसे आपसे डरना है या नहीं, तो वह सिर्फ आपकी अर्थव्यवस्था नहीं देखता। सोशल मीडिया पर भारत के शहरों की जो तस्वीरें वायरल होती हैं, अव्यवस्था, सड़कों पर कचरा, प्रदूषण। हाँ, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। ये राज्य की क्षमता यानी स्टेट कैपेसिटी का प्रदर्शन है। बिल्कुल। अगर आप पूर्वी एशिया के देशों से तुलना करें तो वहां का अनुशासन अलग ही स्तर का है। सही कहा। जब नेपाल या बांग्लादेश का कोई राजनयिक ये देखता है कि भारत अपने ही शहरों के सिस्टम से जूझ रहा है तो उनके मन में भारत की जो महाशक्ति वाली छवि है वो कमजोर पड़ जाती है। मतलब उन्हें लगता है कि जो देश अपने अंदरूनी सिस्टम को कड़े अनुशासन में नहीं रख सकता, वो बाहर के देशों पर क्या कड़ा रुख अपनाएगा। एकदम सही। और इसीलिए वे भारत को हल्के में ले पाते हैं। ये वाकई में आंखें खोलने वाला नजरिया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि नेपाल के पीएम का विक्रम मिस्री से न मिलना सिर्फ एक अहंकार की बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये ग्रेटर नेपाल की घरेलू राजनीति, भारत की दी गई आर्थिक गारंटी का फायदा उठाने और भारत की सॉफ्ट छवि का मिला जुला परिणाम है। हमने शुरुआत में कहा था कि ये स्थिति ऐसी है जैसे कोई बैंक अपने डिफॉल्टर के सामने बेबस हो। आप किसी का बिल भर रहे हैं और वो व्यक्ति आपके ही दरवाजे पर आकर आपको धमकियां दे रहा है क्योंकि उसे पता है आप उसका कनेक्शन नहीं काटेंगे। हाँ, ये कूटनीतिक उदारता का ही नतीजा है। और इसी से हमारे सामने एक बहुत ही गहरा विचार उभर कर आता है। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य में किसी भी देश को रोटी बेटी के रिश्ते या ऐतिहासिक भावनाओं के आधार पर विदेश नीति चलानी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर कूटनीति को पूरी तरह से लेन देन और परिणामों के डर पर आधारित कर देना चाहिए? क्या अत्यधिक उदारता ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है? ये वो सवाल हैं जिन पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। इसी विचार के साथ हम आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।